हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अपना नया चैप्टर बायोलॉजी 12th में शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो बात है जिस पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अगर सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिफिकेशन क्या है। आपसे कहा जाए कि ह्यूमन बीइंग को वन लाइन में डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एंड जो सेकंड पॉइंट है दैट इज डाइमॉर्फिज्म। यूनिसेक्सुअल का मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेक्सुअल इन द सेंस कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरीके से सेपरेट है। मेल ऑर्गन एक अलग बॉडी में प्रेजेंट होगा जिसको मेल कहेंगे, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक सेपरेट बॉडी में होंगे जिसको आप जिस बेसिस पर आप उसको फीमेल कहोगे। तो यूनिसेक्सुअल होता है ह्यूमन बीइंग, मतलब मेल एंड फीमेल जो है वो टोटली एक दूसरे से डिफर है। ये मेल हो गया एंड दिस इज फीमेल, इनके लिए सिंबल यूज किया जाता है। एंड डाइमॉर्फिज्म, यहाँ पर जो डाइमॉर्फिज्म टर्म है, डाइमॉर्फिज्म में जो मीनिंग है उसको जरा समझिए टर्मिनोलॉजी को। डाई का मतलब क्या हो गया, टू, और जो मॉर्फिज्म है, मॉर्फिज्म टर्म किससे आया है, मॉर्फिज्म आया है मॉर्फोलॉजी से। एंड मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर्स। मतलब जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की एक्सटर्नल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी फॉर्म है, जो भी फीचर्स हैं, उन सारी चीजों की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि मेल एंड फीमेल की जो बॉडी है उसकी शेप, ठीक है ना, एक्सटर्नल जो फॉर्म एंड फीचर है वो टोटली एक दूसरे से सेपरेट है, टोटली एक दूसरे से अलग है। इसलिए ह्यूमन बीइंग को आप कहेंगे कि उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, इसी वजह से अगर एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर देखें तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी क्या है, एकदम अलग अलग है। तो अलग अलग का मतलब अलग सेपरेट बॉडी में प्रेजेंट है, इसलिए ह्यूमन बीइंग क्या हो जा रहा है, यूनिसेक्सुअल हो जा रहा है। इसी में अगर एक पॉइंट और जोड़ दिया जाए कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सीजनल ब्रीडिंग करता है या कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करता है, तो आप ध्यान रखिए कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो किसी सीजन पर डिपेंड करते हैं अपनी ब्रीडिंग के लिए, उनको तो सीजनल ब्रीडर्स कहा जाएगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है उसमें अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने ब्रीडिंग के लिए किसी खास एक सीजन की नीड नहीं होती, इसलिए ह्यूमन बीइंग को हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर में मेंशन करेंगे। तो ये ह्यूमन बीइंग की एक आइडेंटिफिकेशन थी कि ह्यूमन बीइंग को सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर मेंशन किया जाए। तो ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल होता है, मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, मतलब मेल एंड फीमेल की बॉडी को आप देख करके ही पहचान लोगे। इट मीन्स मान लीजिए कि आपको बॉडी नहीं दिखाई दे रही है, किसी डार्क रूम में कुछ इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं, कुछ आदमी बैठे हुए हैं, कुछ औरतें बैठी हुई, मेन एंड वुमेन बैठे हुए हैं। अब आप वहां पर उन्हें देख नहीं पा रहे हो, कमरे में एकदम अंधेरा कर दिया गया, लेकिन फिर भी आप जज कर लोगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो कैसे भैया जज करोगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको सुना जा सकता है। सबसे बढ़िया एक कैरेक्टर क्या है, वॉइस। आवाज कहाँ छुप जाएगी, अंधेरे से आवाज थोड़ी छुपेगी। तो आवाज का मतलब वॉइस लो पिच साउंड है या हाई पिच साउंड है, ठीक है, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे। अगर आवाज सुनने में आपको आ रहा है कि भारी आवाज है ना, तो लगेगा हाँ भाई ये कोई मेल है, कोई आदमी बोल रहा है, उसकी आवाज जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लो पिच साउंड। लो पिच साउंड का मतलब भारी आवाज, ठीक है। लेकिन अगर वही आवाज आपको एकदम पतली महीन आवाज सुनाई दे रही, सुरीली आवाज, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हाई पिच साउंड। और हाई पिच साउंड किस में होता है, फीमेल में होता है। तो देखा ना, इसी तरीके से कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं जिनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम चीजों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर रखिएगा। एंड इसके आगे फिर अब हम लोग चल रहे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें किन किन ऑर्गन्स को शामिल किया गया है। तो धीरे धीरे बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से।
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको याद रखना है बेटा, दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम। ये एक ऑर्गन सिस्टम है, यहाँ पर कोई एक अकेला ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा है, कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर के वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं ऑर्गन्स में से एक कैटेगरी आपने बना ली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरी कैटेगरी में शामिल किया आपने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को। अभी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो एक चीज आप समझ लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट हो जाएगा। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं इनको एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहा जाता है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो यहाँ पर वो सेक्स ऑर्गन है यूजुअली जिसको क्या कहा जाएगा, गोनेड। और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि ये मेन आपका जो मेल सेक्स हार्मोन, उस मेल सेक्स हार्मोन का क्या कर रहा है, सिंथेसिस भी कर रहा है, एंड सिंथेसिस के साथ साथ जब सिंथेसिस हो जा रही है तो उसका सेक्रीशन, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो मेल सेक्स हार्मोन का सिंथेसिस और सेक्रीशन कर रहा है, ये इसका एक मेन फंक्शन हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, क्योंकि मेल गैमीट के फॉर्मेशन की बात हो रही है, और मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसकी वजह से ये जो ऑर्गन होगा, इस पर्टिकुलर ऑर्गन को नाम दिया गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो एग्जाम्पल है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जिसको शामिल किया गया है वो क्या है, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, टेस्टिस आपने लिखा तो पेयर्ड, अगर आप लिख रहे हैं दो टेस्टिस के लिए प्लूरल टर्म है TES लिखेंगे, और अगर इसको आपने यूं लिखा TES तो इसका मतलब एक सिंगल टेस्टिस, ठीक है ना, इसका मतलब एक इंडिविजुअल टेस्टिस और इसका मतलब बोथ द टेस्टिस, क्लियर। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टेस्टिस ही वो ऑर्गन है जो मेलनेस के लिए जिम्मेदार। अब मेलनेस के लिए कैसे जिम्मेदार हो गया, तो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल यूं हो जा रहा है क्योंकि यहीं पर जो सेल्स ऑफ लाइडिक्स हैं, है ना, जब टेस्टिस के सेक्शन में जाएंगे डिटेल में देखेंगे तो वहां पर एक इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सेल्स ऑफ लाइडिक्स या लाइडिक सेल्स बोलते हैं, और वो मेल सेक्स हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन में क्या है, इसको मेल सेक्स हार्मोन कहा गया, टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है दिस इज मेल सेक्स हार्मोन, इसी की वजह से मेलनेस स्टेब्लिश हो रही। कोई इंडिविजुअल जो है जिसे हम मेल कह रहे हैं वो मेल इसलिए क्योंकि उसमें उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है ना, और उसकी बॉडी में स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। और वो दोनों जो चीजें टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन और जो स्पर्मेटोजेनेसिस वो किस पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रहा है, वो हो रहा है टेस्टिस में। इसलिए ये जो टेस्टिस है इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा गया। अब टेस्टिस के बाद जो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है जिनको एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोलेंगे, तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में आप किन्हें शामिल करेंगे, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में ये तो हो गया आपका प्राइमरी में आपने लिया टेस्टिस, एंड सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में सबसे पहले एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर एक चीज और आपको शामिल करनी होगी, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, एंड इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है दैट इज
सेमिनल वेस्किल्स, सेमिनल वेस्किल्स एंड सेमिनल वेस्किल्स के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आपको लेना है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड का ही दूसरा नाम है बेटा बल्बो यूरेथ्रल, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाएगा। और सबसे लास्ट में है आपका पेनिस। तो पेनिस आपको याद रखना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें पेनिस एक अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नली दिखता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलेंगे। बाकी ये सारी चीजें अलोंग विद टेस्टिस, टेस्टिस के साथ ही ये सारी चीजें जो है हमारे पेल्विक जोन में प्रेजेंट होती हैं, है ना। पेल्विक जोन क्या है? एब्डोमिनल कैविटी ही तो है। अब जरा ध्यान देना है कि टेस्टिस जो है भले ही पेल्विक जोन से ही रिलेटेड है, लेकिन पेल्विक जोन से टेस्टिस को क्या किया गया है, एक खास तरीके की कैनाल जिसको इनग्यूनल कैनाल कहा जा रहा है, तो उस इनग्यूनल कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करके एक पाउच लाइक, स्किन के पाउच लाइक एरिया में रखा गया है, प्लेस किया गया है, जिसको बोला जा रहा है स्क्रूटल सैक। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि टेस्टिस की लोकेशन क्या है एंड टेस्टिस के ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। तो बेटा जो टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट है, इनकी लोकेशन क्या है। तो टेस्टिस की लोकेशन में आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिस का जो डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही टेस्टिस का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है। और 7th मंथ का जब एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाता है तो टेस्टिस पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं एंड 7th मंथ में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7th मंथ में ही इन टेस्टिस को क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल पार्ट है, सपोज ये एब्डोमिनल पार्ट है एंड ये आपका हो गया पेल्विक जोन, एब्डोमिनल कैविटी में ये पेल्विक जोन हो गया, ये हमारे पैर हो गए, ठीक है ना, ये हमारे पैर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो एब्डोमिनल कैविटी ये जो पूरा पार्ट है ये हो गया हमारा पेल्विक जोन, और पेल्विक जोन से ही बाद में क्या किया जा रहा है, इस तरीके से एक पाउच लाइक स्किन का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है अलग कर दिया जा रहा है और यहीं पर क्या प्रेजेंट है, हमारे टेस्टिस प्रेजेंट है। तो ये जो टेस्टिस है शुरू से ही यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, टेस्टिस का डेवलपमेंट तो यहीं पर हुआ है ना, एब्डोमिनल कैविटी में। और जब टेस्टिस पूरी तरह डेवलप हो गए तो 7th मंथ के एम्ब्रियो में, जब एम्ब्रियो 7th मंथ का हो गया तो उस 7th मंथ में इन जो टेस्टिस हैं इनको डिसेंड कर दिया गया, एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड कर दिया गया, कहाँ पर, ये स्क्रूटल सैक में। ठीक है बच्चों, तो इसी के बारे में आज हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। अब एक स्क्रूटल सैक है क्या, तो स्क्रूटल सैक बाहर से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, एक थिन स्किन का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और जब स्क्रूटल सैक को पूरा प्रॉपर कट करके अच्छे से देखेंगे तो उस स्क्रूटल सैक में इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अंदर की तरफ जो स्क्रूटल सैक है वो इस तरह डिवाइडेड है, ऐसा डिवाइडेड है। और ये जो डिवीजन यहाँ पर जो पार्टीशन देख रहे हैं, इस पार्टीशन को नाम दिया जाएगा स्क्रूटल सेप्टम। इसको स्क्रूटल सेप्टम या सेप्टुला भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा स्क्रूटम है उसमें नीचे की तरफ सबक्यूटेनियस लेयर, ये तो हो गई स्किन, ये वाला पार्ट क्या है, ये हो गया स्किन, स्किन ऑफ स्क्रूटम या स्क्रूटल सैक भी से बोलेंगे। इसके बाद सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे का जो पूरा पार्ट होगा उसको बोलेंगे सबक्यूटेनियस पार्ट। तो उस सबक्यूटेनियस पार्ट में इस तरह से एक मस्कुलर स्मूथ मसल्स की बनी हुई एक लेयर प्रेजेंट होगी
और ये जो स्मूथ मसल्स की बनी हुई यहाँ पर लेयर है, इन स्मूथ मसल्स को नाम दिया जाएगा डॉटस मसल। इसको नाम देंगे डॉटस मसल। तो ये हो गई आपकी डॉटस मसल। डॉटस मसल क्या है? दिस इज ए काइंड ऑफ स्मूथ मसल, ये एक स्मूथ मसल है। और डॉटस मसल का फंक्शन ये है कि डॉटस मसल पूरे स्क्रोटल सैक, जो पूरी स्क्रोटल ये कंपार्टमेंट है, अब देखा ना आपने कि स्क्रोटल जो सेप्टम है, ये इस पूरे स्क्रोटल कैविटी को अंदर दो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दे रहा है। एक ये आपका लेफ्ट स्क्रोटल कंपार्टमेंट हो गया और ये हो गया आपका राइट स्क्रोटल कंपार्टमेंट। और इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि जो लेफ्ट वाला स्क्रोटल कंपार्टमेंट होता है वो रिलेटिवली थोड़ा सा लार्ज होगा एंड ये थोड़ा सा लिटिल बिट, है ना, साइज में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये थोड़ा सा लार्ज है एंड ये रिलेटिवली लिटिल बिट स्मॉल। इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे डॉटस मसल है, अच्छा डॉटस मसल के फंक्शन की बात कर रहे थे, तो डॉटस मसल जो है ये पूरे स्क्रोटल कैविटी, जो अंदर ये जो सैक है, जो इस पूरा कंपार्टमेंट, इस पूरे स्क्रोटल पार्ट की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, है ना। टेम्परेचर कंपेटिबिलिटी बनाए रखने में डॉटस मसल का एक बड़ा रोल है। वो रोल कैसे कि जो डॉटस मसल है उनमें लगातार रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, ये लगातार ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, सो दैट कि ये जो यहाँ पर कंपार्टमेंट है इसमें जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। हीट, एक अननेसेसरी हीट यहाँ से बाहर ना जा पाए या अननेसेसरी हीट यहाँ कहीं बाहर से यहाँ पर एब्जॉर्ब ना हो पाए, है ना, ताकि जो हमारे टेस्टिस है उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन, एक सुटेबल टेम्परेचर जब मेंटेन रहेगा तभी प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टेस्टिस इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, ओवल स्ट्रक्चर है, टेस्टिस अरेंज किए हुए। इस टेस्टिस जो है इसी में पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगी, छोटी सी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगी छोटी सी पीछे की तरफ। पोस्टीरियर साइड में जो हमारा स्क्रोटल सैक है उसकी पोस्टीरियर साइड में टेस्टिस को ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को नाम देंगे ग्यूबरनैक्यूलम। और जो ग्यूबरनैक्यूलम है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेजोर्चियम को। अब मेजोर्चियम है क्या भैया? तो जो मेजोर्चियम है वो एक तरीके से पेरिटोनियम, जो मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन दो होते हैं, होता है ना, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी जो हमारा ग्यूबरनैक्यूलम है इसके लिए मेजोर्चियम टेस्टिस भी टर्म यूज किया जाता है। तो ये आपका ग्यूबरनैक्यूलम हो गया, जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जो टेस्टिस को उसकी पूरी पोजीशन पर, स्क्रोटल सैक में पूरी पोजीशन पर मेंटेन रखने का काम करता है। लेकिन ग्यूबरनैक्यूलम अकेला नहीं है जो टेस्टिस को यहाँ पर पूरी पोजीशन में मेंटेन रखने का काम करता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ पर एक जो हमारा स्क्रोटल सैक है वो एब्डोमिनल कैविटी के साथ कनेक्ट कैसे कर रहा है। तो एब्डोमिनल कैविटी के साथ कनेक्ट करने के लिए दोनों तरफ से, एक इस साइड से और एक इस साइड से, इस तरीके से ये कैनाल टाइप की जो है पास हो रही है, ठीक है, एक कैनाल टाइप की यहाँ पर पहुंच रही है। एंड इन्हीं कैनाल लाइक जो छोटे ये जो पैसेज देख रहे हो इनको नाम दिया जाएगा इनग्यूनल कैनाल। इनको इनग्यूनल कैनाल बोलेंगे। और इन्हीं इनग्यूनल कैनाल के थ्रू जब हमारा एम्ब्रियो 7th मंथ का हो जाता है, मेल एम्ब्रियो, और टेस्टिस पूरी तरह वहां पर डेवलप हो गए, तो 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियो में जब एम्ब्रियो कंप्लीट हो गया 7th मंथ का, टेस्टिस कंप्लीटली डेवलप हो गए, तो ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी, अब सपोज ये समझिए ना, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये इनग्यूनल कैनाल से ये जो ऊपर का पूरा एरिया है, ये क्या हो गया, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी।
और इनग्यूनल कैनाल, ईच ऑफ द टेस्टिकुलर, ये जो हमारा जो यहाँ पर स्क्रोटल ये जो कंपार्टमेंट है, ईच ऑफ द स्क्रोटल कंपार्टमेंट, इसको इनग्यूनल कैनाल क्या कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी के साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर हमने ये जो स्टार बना के मार्क कर रहे हैं, सपोज ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है ना। तो एब्डोमिनल कैविटी के साथ जो कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इनग्यूनल कैनाल। और इनग्यूनल कैनाल से जब एक बार टेस्टिस को डिसेंड कर दिया गया कहाँ पर, स्क्रोटल कंपार्टमेंट में, स्क्रोटल सैक में, तो उसके बाद फिर ये टेस्टिस कभी भी एब्डोमिनल कैविटी में पास नहीं होंगे। ये क्लोज आ सकते हैं, ये सपोज यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ तक आ गए, यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ तक आ गए, ठीक है, बहुत हद तक यहाँ तक आ गए। लेकिन अब ये नहीं कि वापस ये इनग्यूनल कैनाल से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से इनग्यूनल कैनाल के थ्रू होते हुए स्क्रोटल सैक में प्लेस नहीं हो पा रहे हैं, डिसेंड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा फेलियर ऑफ द डिसेंड ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सैक। और इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा क्रिप्टोरचाइडिज्म, ठीक है, याद रखेंगे, क्रिप्टोरचाइडिज्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और है बेटा, ध्यान देंगे। ये जो हमारा टेस्टिस है, यूबरनैकुलम तो इसकी पोजीशन पे मेंटेन कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसकी पोजीशन पर मेंटेन करने के लिए कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एक और प्रेजेंट होता है, जो दोनों तरफ से आ रहा है, इधर से भी एक आएगा और इधर से भी आएगा। ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को नाम देंगे, ये ध्यान दीजिए, इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है या ऑर्गन प्रेजेंट है उनको जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका टेस्टिकुलर आर्टरीज या ब्लड वेसल्स सिंपली लिख सकते हैं, टेस्टिकुलर आर्टरीज, टेस्टिकुलर वेन्स, फिर टेस्टिकुलर नर्व्स एंड जो लिम्फाइड्स है ना, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ आर्टरीज, लिम्फॉइड्स होंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो कॉर्ड है, ये जो हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसको मस्कुलर कॉर्ड कहा जाता है, इसको जो है मस्कुलर कॉर्ड भी कहा जाता है। तो मस्कुलर कॉर्ड कहने के पीछे का जो ट्रुथ है वो ये है कि यहाँ पर एक खास तरीके की स्ट्रिप्टेड मसल प्रेजेंट होती है, उस मसल को नाम दिया जाता है क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें जो हमारा टेस्टिस है उसको उसकी पोजीशन पर मेंटेन रखने के लिए दो तरीके की मसल्स, दो तरीके के स्ट्रक्चर वर्क कर रहे हैं। एक तो हो गया यूबरनैकुलम जो है टेस्टिस को उसकी पोजीशन पर मेंटेन करता है अलॉन्ग विद स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड में इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, जैसे कि ये सारी चीजें हो गई, ये टेस्टिकुलर आर्टरी हो गई, वेन हो गई, हमारे लिम्फॉइड हो गए, नर्व हो गई, ये सारी चीजें। और ये आपका एक मस्कुलर जो एक पूरा बंच है उसको चारों तरफ से ऐसे कवर कर रहा है, लेयरिंग कर रहा है। तो ये जो मसल है जो इसको कवर कर रहे हैं बाहर से, यही क्या हो गया, ये हो गया आपके क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ स्ट्रिप्टेड मसल हो गया। और ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, किसके साथ चिपके हुए हैं, आपस में। और इनको चिपकाने में हेल्प कौन कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोई कनेक्टिव टिश्यू होगा। वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इन सारी चीजों को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये एक बंच, एक गुच्छे की फॉर्म में ये यहाँ तक पहुंच रहे हैं, टेस्टिस को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो देखो ऊपर से ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है टेस्टिस को होल्ड कर रहा है, और नीचे पोस्टीरियर साइड में जो स्क्रोटल सैक है उसमें एक
फाइब्रस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको लिगामेंटस स्ट्रक्चर भी कहा जाएगा, नाम क्या है, गिबरेनेकुलम। तो याद रखेंगे टेस्टिस को उसकी पोजीशन पर बनाए रखने के लिए गिबरेनेकुलम और स्पर्मेटिक कॉर्ड वर्क करते हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जो टेस्टिस को उसकी पोजीशन पर बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको कि जब हमारा स्क्रूटल जो सेप्टम है उसने सेपरेट कर दिया ईच ऑफ द टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, तो जो टेस्टिकुलर ये जो कैविटी है, ठीक है, इस कैविटी में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसी फ्लूइड को क्या कहा जा रहा है, टेस्टिकुलर टिश्यू फ्लूइड। और ये जो टिश्यू फ्लूइड है, इसी टिश्यू फ्लूइड का नाम है हाइड्रोसील, है ना, इसी को हाइड्रोसील बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोसील, ये जो पूरा कैविटी, जहां जिस कैविटी में ये हाइड्रोसील प्रेजेंट है, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, उस कैविटी का क्या नाम है, तो उस कैविटी का नाम है वेजिनालिस या वेजाइनल कैविटी भी बोल सकते हो। वेजाइनल कैविटी, वेजाइनल इसलिए क्योंकि जो हमारा टेस्टिस होता है उसके ऊपर बाहर की तरफ से एक पेरिटोनियम, एक थिन पेरिटोनियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो लगभग टेस्टिस के पूरे आधे पार्ट को कवर करता है। उस कैविटी, उस मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनालिस। तो वेजिनालिस की वजह से ये आपका वेजाइनल कैविटी या वेजाइनल स्पेस कहलाएगा। यूजुअली इसको जो आप स्क्रोटल कैविटी भी कह सकते हो, और स्क्रोटल कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कौन हो गया, वो हाइड्रोसील हो गया। ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो अब आते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी से जो हमारा टेस्टिस है, उन टेस्टिस को स्क्रोटल सैक में डिसेंड करने की जरूरत क्या पड़ गई। तो अब ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो यूजुअल हमारा बॉडी टेम्परेचर, किसी ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, यूजुअल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा एक यूजुअल फिक्स बॉडी टेम्परेचर है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक फिक्स जो यूजुअल माना जाता है, एक नॉर्मल एवरेज, वो क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अगर टेस्टिस का भी टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए तब तो भैया बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, टेस्टिस का जो मेन फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है वो कितना है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब ये मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज है जहां पर टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, जहां पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोला जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसी वजह से अब क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर बहुत सुटेबल ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है ना, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। और स्पर्म का फॉर्मेशन हो कहाँ रहा है, टेस्टिस में हो रहा है, ठीक है। और अगर टेस्टिस सपोज एब्डोमिनल कैविटी में ही रखे जाए तो एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर तो भैया 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतने टेम्परेचर पर ठीक है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में तो रहेंगे, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रीशन भी हो रहा है, सब कुछ, सारी बातें सब ठीक है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रहा। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो आप सोच सकते हो मेल फिर मेल कहलाएगा, ठीक है, मेल तो कहलाएगा, लेकिन कैसा मेल कहलाएगा, स्टेराइल मेल कहलाएगा। तो वो मेल स्टेराइल ना हो उसके लिए नेचर ने उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दी है। और नाइंसाफी से बचाने के लिए नेचर ने क्या किया, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है जहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस का फॉर्मेशन हो चुका था, वहां से 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियो कंप्लीट होने पर क्या किया, टेस्टिस को एक इनग्यूनल कैनाल के थ्रू होते हुए स्पर्मेटिक कॉर्ड से लगा करके और पास कहां पर कर दिया, पास कर दिया स्क्रूटल सैक में, ठीक है ना। तो स्क्रूटल सैक कह सकते हो कि एक तरीके से एक्सटेंडेड पार्ट ही है एब्डोमिनल कैविटी का, जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ प्लेस किया जा रहा है। इसलिए जो हमारा स्क्रूटल सैक है उसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी भी कहा जाता है। स्क्रूटल सैक को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ, जरूरी हुआ, क्योंकि
जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर क्या चाहिए, 34 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और यूजुअल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस रहे होते तो स्पर्मेटोजेनेसिस कभी होता ही नहीं। इसके लिए नेचर ने क्या किया कि टेस्टिस को एक अलग एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्लेस किया, जिसको स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम कहा जाता है। वहां पर टेस्टिस को रखने से फायदा ये हुआ कि अब यहाँ पर जो स्क्रोटल सैक है इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो ऑलवेज एक सुटेबल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया हुआ है कि स्क्रोटल सैक का जो बॉडी टेम्परेचर, स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से करीब 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आज हम लोगों ने बेटा सारी डिटेल पढ़ ली टेस्टिस से रिलेटेड की लोकेशन, टेस्टिस की लोकेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में टेस्टिस के स्ट्रक्चर एंड और जो सारी डिटेल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में इसे शेयर करिए। अगर आपकी रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज ना समझ में आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रॉब्लम टाइप करिए। आपकी प्रॉब्लम हम देखेंगे, प्रॉब्लम को देख करके उसका जो भी सुटेबल आंसर होगा वो आपको बताएंगे।